Hello everyone. Today we are going to see our next chapter, source of energy. Okay. आज हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि हमारे कौन कौन से एनर्जी सोर्स इस नेचर में अवेलेबल हैं और कैसे हम लोग उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. ओके. A source of energy is a one which can provide the sufficient amount of energy in convenient form over a long period of time. ओके. जो सोर्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करे सफिशिएंट अमाउंट में, कन्वीनियंट फॉर्म में और काफ़ी लंबे समय तक, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके. अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मान लो आपके पास कोई भी एक मैच बॉक्स है और आपने उसकी एक मैच स्टिक को बर्न किया, तो जब आप उसको बर्न करोगे तो आपको हीट एनर्जी मिलेगा. तो आपसे क्वेश्चन क्या है कि आपका जो मैच बॉक्स है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है या नहीं? तो आंसर यहाँ पे क्या हुआ? नहीं. क्योंकि जब आपने मैच स्टिक को बर्न किया तो जितनी आपको उससे हीट मिल रही है वो एक स्मॉल अमाउंट में मिल रही है और एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मिल रही है. तो इस वजह से वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है. तो सोर्स ऑफ एनर्जी का स्पेशल फीचर क्या है कि उनसे हमें एनर्जी मिलती है सफिशिएंट अमाउंट में और काफ़ी लंबे समय तक एनर्जी मिलती है. ओके. सो अब हम लोगों ने सोर्स ऑफ एनर्जी को बाइफरकेट्स किया है दो पार्ट्स में. एक होता है हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव फॉर्म इन नेचर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन नॉट प्रोड्यूस क्विकली इन नेचर. मतलब जो सोर्स हमारे नेचर में अपने आप ही फॉर्म हुए ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड अगर एक बार वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं तो दोबारा वो नेचर में जल्दी से नहीं फॉर्म होने वाले. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. और इसका एग्जांपल यहाँ पे क्या है? फॉसिल फ्यूल. अब जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल है बेसिकली एग्जांपल है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के. फॉसिल फ्यूल हो गए जैसे हमारे कोल, पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस. ओके. अब जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उनको हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय द डग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके. अब जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल का यहाँ पे मीनिंग क्या है? ट्रेडिशनल. कि इन सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग काफी समय से यूज करते आ रहे हैं, तो इस वजह से हमारे क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली वो सोर्स है या दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड या विच आर बीइंग प्रोड्यूस इन नेचर कॉन्टिन्यूसली एंड इनएग्जॉस्टिबल. मतलब जो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे नेचर में कॉन्टिन्यूसली फॉर्म होते रहते हैं और वो कभी भी वो फिनिश नहीं हो सकते, उनको आप क्या बोलते हो? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. जैसे इसके एग्जांपल हो गया हमारे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, ओके, हाइड्रो एनर्जी. ये हमारे वो एनर्जी के सोर्स है जो कभी भी फिनिश नहीं हो सकते. ओके. इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. मतलब इनका जो हमने यूज है वो अभी लेटेस्ट किया है सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे. ओके. नेक्स्ट क्या है? फ्यूल. अब देखो फ्यूल बेसिकली वो मटेरियल है जिसको अगर आप बर्न करते हो तो आपको हीट मिलती है उससे. सो फ्यूल है क्या? द मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल. अब फ्यूल के एग्जांपल हमारे जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, एलपीजी हो गया. ये बेसिकली कुछ एग्जांपल है फ्यूल पे. ओके. अब नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू बेसिकली क्या होती है? हर एक फ्यूल की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होती है. कैलोरीफिक वैल्यू आपको ये बताती है अगर आप 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करते हो तो उससे कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ओके. इट इज मेजर्ड एज द हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग यूनिट मास ऑफ फ्यूल कंप्लीटली. अगर आप 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करोगे कंप्लीटली तो उससे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो उसकी बेसिकली क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू. अब कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग मेजर करते हैं किसमें? किलो जूल पर ग्राम में. अब यहाँ पे मैंने कुछ दो एग्जांपल लेके, पेट्रोल का कितना होता है? वो 50 किलो जूल पर ग्राम. और हाइड्रोजन गैस का कितना होता है? 150 किलो जूल पर ग्राम. अगर आप किसी भी हाइड्रोजन गैस को 1 ग्राम को बर्न करोगे तो आपको 150 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर बेसिकली वो टेम्परेचर है जिसपे कोई भी फ्यूल अपने आप बर्न होना स्टार्ट हो जाता है. इट इज अ मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए फ्यूल गेट स्टार्ट बर्निंग इटसेल्फ. मतलब इस टेम्परेचर को आते ही, अचीव करते ही कोई भी फ्यूल अपने आप बर्न होना स्टार्ट हो जाता है. तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर. अब आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा सोडियम है अगर उसको हम लोग अगर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दे, ठीक है, तो वो अपने आप बर्न होना स्टार्ट हो जाता है. तो इसका मतलब क्या है? जो सोडियम का इग्निशन टेम्परेचर है वो काफी कम है जिससे कि वो रूम टेम्परेचर पे ही बर्न होना स्टार्ट हो गया है. ओके. सो अब हम लोग देखते हैं कि
क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे आइडियल फ्यूल की। अब देखो, अगर हमारा कोई भी एक फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है, तो उसकी कुछ फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर क्या है उसका? हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या है? देखो, जितनी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हीट वो प्रोड्यूस करेगा, और उसको मैं 1 ग्राम बर्न करूँ तो उतना ही वो मेरा फ्यूल क्या है? अच्छा है। नेक्स्ट क्या है? उसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। वो एक प्रॉपर रेंज में होना चाहिए। ठीक है। अगर मान लो ज़्यादा होगा तो उसको बर्न करने के लिए आपको पहले ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद वो खुद बर्न होना स्टार्ट होगा। अगर कम होगा तो उसको आप इजीली हैंडल नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसी वजह से उसका जो इग्निशन टेम्परेचर एक प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड क्या है? जो हमारा फ्यूल है वो चीप होना चाहिए और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए हम लोगों को। ओके। थर्ड क्या है? अगर मान लो उस फ्यूल को हम लोग बर्न करें तो उससे किसी भी तरह का स्मोक प्रोड्यूस ना हो, हार्मफुल गैस प्रोड्यूस ना हो, जिससे हमारे नेचर को कोई हार्मफुल इफेक्ट मिले। तो इस वजह से अगर हमारा अच्छा फ्यूल है तो उससे किसी भी तरह का स्मोक या पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? इजी टू हैंडल। इजी टू हैंडल का मतलब क्या है? उसको हम इजीली स्टोर कर सके, हैंडल कर सके, और सेफ टू ट्रांसपोर्ट, और इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके। आप लोगों ने सुना होगा जो यूरेनियम होता है, ये हमारे बेसिकली कुछ रेडियो एक्टिव फ्यूल है। रेडियो एक्टिव फ्यूल के बारे में हम आगे अच्छी तरह पढ़ेंगे। बेसिकली आपने सुना होगा जो हमारा यूरेनियम होता है, पोलोनियम होता है, थोरियम होता है, ये हमारे कुछ रेडियो एक्टिव फ्यूल है। इनको हैंडल करना, इनको स्टोर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनसे हमेशा रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलते रहती है और जो कि हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग के लिए। इस वजह से इनका जो हैंडलिंग है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो हमारे फ्यूल ऐसे नहीं होने चाहिए जिनको हम ईजिली स्टोर ना कर सके, हैंडल ना कर सके। ओके। नेक्स्ट क्या है? इट बर्न स्मूथली, मतलब हमारा जो फ्यूल है वो स्मूथली बर्न करे। ओके। अब अभी हमने देखा था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स थे जिनका हम लोग यूज़ कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से और जो हम सभी के लिए फैमिलियर हैं आज। ओके। सर, द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर फैमिलियर टू द मोस्ट पीपल आर कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसमें हमारे कौन कौन से फ्यूल आते हैं? एक होता है हमारा फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल कैसे फॉर्म हुए आप लोगों ने पढ़ा भी है, या फिर आप बोल सकते हो ए नेचुरल फ्यूल विच फॉर्म डीप अंडर द अर्थ फ्रॉम द प्रीहिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ये जो फ्यूल है हमारे अर्थ के अंदर फॉर्म हुए फ्रॉम द प्रीहिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके। अब फॉसिल फ्यूल में हम किन किन के बारे में पढ़ेंगे? जैसे हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ये बेसिकली हमारे क्या है, कुछ एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? कोल से। अब आप लोगों ने सुना होगा जो कोल है वो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है किसका? हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। तो कोल इज अ मिक्सचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन अलोंग विद नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स। मतलब ये हमारे कोल की कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब कोल किन से मिलके बना हुआ है। ओके। बट जो मेन ड्रॉबैक आता है कोल का यूज़ करने का, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं तो उसका रेजिड्यू बचता है, मतलब ऐश बचती है। और दूसरी बात क्या है, जो उसका स्मोक है, जो उसकी गैस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो हार्मफुल होती है हमारे नेचर के लिए। ठीक है। तो इस वजह से हम उसको कन्वर्ट करते हैं कोक के अंदर। ठीक है। अब कोक हमारा बेसिकली एक आइडियल फ्यूल है। क्योंकि आइडियल फ्यूल क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है और किसी भी तरह का पॉइजनस गैस प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कोक के यूज़ करने का। अब हम लोग कोक कैसे प्रोड्यूस करते हैं कोल से वो देखते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? अगर आप कोल को स्ट्रांगली हीट करो इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो वो किस में कन्वर्ट होता है? कोक के अंदर। मतलब जितने भी उसके अंदर वोलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट थे वो सभी उसमें से रिमूव हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे कोक के अंदर। ओके। तो इस तरीके से आप कोल को कन्वर्ट कर सकते हो कोक के अंदर। अब कोक के अंदर बेसिकली 98% हमारा कार्बन होता है और बेटर फ्यूल क्यों है मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप उसको बर्न करते हो तो किसी भी तरह का आपकी पॉइजनस गैस, हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं होती और उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी होती है। ओके।
अब जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारा पेट्रोलियम। देखो पेट्रोलियम का मीनिंग ही क्या होता है, देखो पेट्रो का मीनिंग होता है रॉक्स और लियम का मतलब होता है ऑयल। मतलब जो ऑयल हमें रॉक्स के थ्रू मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। तो देखो पेट्रोलियम के अंदर मेन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो एक तो डार्क होता है, डार्क कलर होता है और विस्कस होता है और उसकी एक स्मेल भी होती है, फॉलिंग स्मेल होती है, मतलब नेस्टी टाइप की स्मेल होती है कुछ, ठीक है। और उसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ अर्थ, ठीक है। मतलब हमारे जो क्रस्ट के अंदर जो रॉक्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, इम्प्रेसिव रॉक्स जो प्रेजेंट होती है उन्हीं के बीच में हमारा क्या होता है, पेट्रोलियम होता है, ठीक है। उसको हम लोग ड्रिलिंग के थ्रू बाहर निकालते हैं, मतलब ड्रिल करते हैं बहुत कई डेप्थ तक, तो उस ड्रिलिंग के थ्रू वो बाहर आता है पाइप डालने के बाद। ओके, तो सबसे पहले उस ड्रिलिंग के टाइम पे हमारी निकलती है नेचुरल गैस। तो सबसे पहले पेट्रोलियम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हमारी नेचुरल गैस। तो हाई प्रेशर की वजह से पहले गैस बाहर निकलती है, उसके बाद पेट्रोलियम बाहर निकलता है। ओके, बट जो पेट्रोलियम की दिक्कत क्या आती है, उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते फ्यूल के तौर पे। उसको हम लोग पहले रिफाइनिंग में भेजते हैं। रिफाइनिंग के बाद जो हमारा पेट्रोलियम में से पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है, केरोसिन अलग होता है और जो भी हमारी पेट्रोलियम गैस है वो सब अलग होती है। उसके बाद हम उसको यूज करते हैं फ्यूल के तौर पे। ओके, और जिस प्रोसेस के थ्रू ये हम सब अलग करते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। मतलब हम लोगों ने सबको अलग अलग कर दिया पेट्रोलियम से, ठीक है। अब जो पेट्रोलियम है उसको आज हम लोग घरों में भी यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम गैस। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हमारे घरों में जो एलपीजी आती है बेसिकली वो पेट्रोलियम गैस ही होती है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, अब देखते हैं जो हमारी पेट्रोलियम गैस है इसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं। अब जो हमारी पेट्रोलियम गैस है इसके अंदर हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हमारे ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन। ये तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये तीन हाइड्रोकार्बन्स है हमारे पेट्रोलियम गैस के अंदर। पेट्रोलियम गैस मैं बता चुका हूँ, गैस का ना सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है जब उसको आप बर्न करते हो ना तो किसी भी तरह का ऐश नहीं बचता, रेजिड्यू नहीं बचता। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, स्मोक कम प्रोड्यूस होता है आपका गैस के यूज करने से। ओके, अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है एलपीजी का उसके अंदर हम एक केमिकल ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं इथाइल मरकैप्टेन। उसका पर्पस क्या है, अगर इनकेस कोई लीकेज हो गया गैस के अंदर गैस का तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके एक अलग सी ऑर्डर टाइप की एक कुछ स्मेल होती है जिसकी वजह से हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। और वो कौन सा केमिकल होता है हमारा, इथाइल मरकैप्टेन। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा नेचुरल गैस। अभी मैंने आपको बताया था जब हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं अर्थ के सरफेस से, अर्थ की क्रस्ट से, तो सबसे पहले निकलता है नेचुरल गैस। अब जो नेचुरल गैस में सबसे जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो किसका होता है, मीथेन का। मीथेन और कुछ अमाउंट में प्रोपेन होती है और क्या होती है, इथेन होती है। और पेट्रोलियम गैस नेचुरल गैस बेसिकली बने कैसे थे, जो भी पहले हमारे अर्थ के ऊपर वेजिटेबल मैटर थे, जब उनका डिकम्पोजिशन हुआ इन द एब्सेंस ऑफ एयर और प्रेजेंस ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, तो वो सभी किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे नेचुरल गैस के अंदर। ओके, तो हमारा जो एग्जाम्पल है नेचुरल गैस का वो क्या है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब सीएनजी को आज हम लोग बहुत वास्ट अमाउंट में यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो मैं बेनिफिट बता ही चुका हूँ गैस को यूज करने का, कि इनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी, देखो कैलोरीफिक वैल्यू सीएनजी की और पेट्रोल की सेम होती है, बट जो एमिशन होता है वो पेट्रोल का ज़्यादा होता है, डीजल का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सीएनजी इंजन। तो ये बहुत एडवांटेजेस है इनका ओवर द पेट्रोल एंड डीजल इंजन। अब हम लोग देखते हैं, देखो अभी तक हमने देखा कुछ हमारे फ्यूल थे, अब इन फ्यूल से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हम लोग एक बार देखते हैं। कि हमारा एक होता है थर्मल पावर प्लांट। पावर प्लांट वो जगह है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और थर्मल क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे हीट के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डायग्राम है थर्मल पावर प्लांट का। देखो इसके जो मेन एलिमेंट्स है वो कौन कौन से, देखो एक होता है हमारा बॉयलर, ठीक है, जिसमें हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं जिससे कि वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, स्टीम के अंदर। एक हमारा एक है टरबाइन, जिसके रोटेशन जब ये इसके ऊपर हमारी स्टीम इंसिडेंट होती है, इम्पार्ट होती है, तो ये टरबाइन रोटेट करता है, और इसके साथ क्या कनेक्ट है, हमारी शाफ्ट, और शाफ्ट किसके अंदर जाती है, जनरेटर के अंदर, ठीक है। जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी। एक बार इसको हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉयलर है
और ये कोई फर्नेस है। फर्नेस पे मैंने मान लो कोई भी फ्यूल ऐड कर दिया, फ्यूल मान लो हमारी जैसे पेट्रोलियम गैस हो गई, नेचुरल गैस हो गई, या हमारा कोल हो गया बेसिक, ठीक है। हम इस कोल को बर्न कर रहे हैं, तो जब हम बर्न करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो जो भी यहाँ पे वाटर है वो किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। अब देखो जब स्टीम प्रोड्यूस हो जाएगी तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई प्रेशराइज स्टीम ऊपर जा रही है पाइप के थ्रू, और यहाँ पे क्या लगी होती है, एक नोजल लगी होती है, ठीक है। नोजल से हमारी स्टीम इंसिडेंट करती है इस टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर, एक ब्लेड्स है इसके, तो जब इन ब्लेड्स के ऊपर वो इंसिडेंट करती है तो ये ब्लेड्स रोटेट करते हैं, जो हमारा रोटेट करता है, और इसके साथ साथ हमारी शाफ्ट भी रोटेट करती है, और ये शाफ्ट जब रोटेट करेगी तो हमारे यहाँ पे क्या लगा होता है, एक जनरेटर। और हमें अभी हमने पढ़ा था कि कैसे हम लोग जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और फाइनली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में। ओके, तो ऐसे हमारा थर्मल पावर प्लांट वर्क कर रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, देखो अभी हमने क्या देखा था कि जब हम लोग किसी भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो हमारा पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। अब ये जो पोल्यूशन है ये किस टाइप का हमारा पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है, तो देखो बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस एसिडिक गैस एंड सम अदर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। जब हम लोग कभी भी किसी भी फ्यूल को फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो हमारे नाइट्रोजन गैस फॉर्म होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, और ये तीनों ही हमारे नेचर के लिए हार्मफुल है। आपने सुना होगा ये तीनों गैस की वजह से हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ओके, सो ये हमारा कुछ पोल्यूशन है। नेक्स्ट क्या है, अब अगर मान लो हम किसी भी कोल को बर्न करते हैं तो कोल के बर्न होने के बाद कुछ ना कुछ उसका जो रेजिड्यू है, ऐश है, वो बच जाता है, तो ये भी एक हिसाब का हमारा क्या है, पोल्यूशन है। ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोलिंग ऑफ पोल्यूशन कॉज्ड बाय द फॉसिल फ्यूल। अब हम लोग कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं देखते हैं। देखो फर्स्ट मेथड क्या है यहाँ पे, कैटालिटिक कन्वर्टर। अब ये कैसे वर्क करता है पहले समझते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है, उसमें हम लोग एमिशन होने से पहले, मतलब हमारी एग्जॉस्ट गैस का एमिशन होने से पहले एक डिवाइस इंस्टॉल करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। इसका फंक्शन क्या होता है, अगर हमारे एग्जॉस्ट में, अगर हमारे एमिशन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट है तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और NO2 के अंदर। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है। अगर हमारे फ्यूल को इनकम्प्लीट ऑक्सीजन मिले तो वो कन्वर्ट होती है कार्बन मोनोऑक्साइड में और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर। अब ये दोनों गैस नेचर के लिए बहुत हार्मफुल होती है। ओके, इसलिए इनको हम कन्वर्ट करते हैं CO2 के अंदर और NO2 के अंदर। अब कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर हम इन गैसेस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिससे CO कन्वर्ट होती है हमारे CO2 में और NO कन्वर्ट होती है हमारी NO2 के अंदर। ओके, फिर बाद में इनको हम लोग एयर के अंदर रिलीज कर देते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं। ओके, अब जो सेकंड मेथड है वो क्या है, बाय स्क्रबर। देखो स्क्रबर कैसे वर्क करता है देखते हैं। अब देखो अगर मान लो हमने किसी कोल को बर्न किया तो कोल का जो बर्निंग होगा उससे स्मोक प्रोड्यूस होगा, और उस स्मोक के अंदर हमारी पॉइजनस गैसेस होंगी, ठीक है, और कुछ हमारे पार्टिकल होंगे। अब उन पार्टिकल को आप कैसे रिमूव करते हैं देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस स्मोक को कलेक्ट करते हैं एक टैंक के अंदर, ठीक है, और उस टैंक के अंदर हम लोग स्प्रे करते हैं वाटर। तो जितने भी हमारे पार्टिकल प्रेजेंट है स्मोक के अंदर है, गैसेस प्रेजेंट है, वो सब वाटर के साथ रिएक्ट करती है। ओके, और फाइनली क्या होता है, वहां से हमारी स्मोक के अंदर कोई भी पॉइजनस गैस प्रेजेंट नहीं होती, और जिसको हम फाइनली रिलीज कर देते हैं एयर के अंदर। तो इस तरीके से भी हम लोग पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड मेथड है वो क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की हेल्प से। अब देखो जो हमारा, अगर मान लो हम लोगों ने कोल को बर्न किया, अब उसका जो स्मोक है उस स्मोक के अंदर हमारे पास कुछ गैसेस होंगी, एसिडिक गैस होगी, और कुछ हमारे पार्टिकल होंगे। उन पार्टिकल को और गैसेस को एयर में रिलीज करने से पहले हम लोग पास करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से। अब इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे पोल्यूशन पार्टिकल है या पोल्यूशन गैसेस है वो सब यहाँ पे स्टिक कर जाती है, और फाइनली जो एयर है वो रिलीज हो जाती है एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, तो ऐसे हमारे ये प्रोसेस काम करते हैं हमारे। ओके।